नमस्कार, मैं हूं विवेक सूरी और आप देख रहे हैं हिमालयन मेल। जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र चल रहा है और खासकर जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं लगातार उनको उठाने का प्रयास इस ऐवान के माध्यम से किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी लोग कहीं ना कहीं बुनियादी चीज़ों से जूझ रहे हैं, बिजली, पानी और उसके साथ साथ नेटवर्किंग, और इसको बेहतर करने का प्रयास नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट कर रही है। और किस प्रकार आने वाले समय में एक बेहतर सरकार और बेहतर गवर्नेंस दी जा सकेगी, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता, लॉ मेकर, सिटिंग एमएलए एजाज जान साहब। जान साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। शुरुआत में आपसे ये करना चाहूंगा कि आज एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। राजौरी जीएमसी में एक फायर इंसिडेंट हुआ, किस नज़र से देखते हैं और क्या वजूहत लगती है इसके पीछे? देखिए, राजौरी में जो ये एक हादसा हुआ है, इस पे एक तो डिटेल प्रिंसिपल साहब से भी मेरी बात हो गई है और मकामी कुछ हमारे लोग हैं उनसे भी मैंने बात की है। अभी तक तो जो पहली जो रिपोर्ट वहाँ से मिली है और जिस तरीके से पता लगा है, उसमें काफ़ी सारा जो वहाँ पे कुछ कूड़ा वगैरह था जो वो डंप किया हुआ था एक जगह, तो वहाँ से ये आग जो है शुरू हुई है। और आग से फिलहाल तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी जानी जो है वो नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी जो वार्ड्स हैं हमारी उसमें काफ़ी ज़्यादा स्मोक आ गया है और वहाँ पे जो है वो उसके लिए सबको, पेशेंट्स को वहाँ से बाहर निकाला गया, लोगों को बाहर निकाला गया। और उसके साथ साथ फायर जो हमारी सर्विसेज हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, वहाँ पे पहुँचे। और हॉस्पिटल के अंदर पुराना एक जो कुछ सालों पहले, 1-2 सालों पहले वहाँ पे एक अपना फायर सिस्टम लगाया गया था, तो उसको भी अभी देखना है कि क्या उसने इफेक्टिवली वर्क किया या नहीं किया। तो अभी इस वक्त तो खास कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से और कंसर्न जो अथॉरिटीज़ हैं, एक इंक्वायरी के लिए वहाँ पे कहा गया है कि वो पता करें। जैसे ही हालात थोड़े से नॉर्मल होते हैं, मैंने खुद प्रिंसिपल साहब से बात की है, मैंने उनको कहा कि इमीडिएटली पहले वार्ड्स वगैरह जो हैं उनको, ताकि वो ठीक हो जाएं। तो जो, क्योंकि ये कैटर करता है दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को, राजौरी और पुंछ दोनों, पूरे पीर पंजाल को, तो मैंने उनको कहा कि पेशेंट्स के लिए इमीडिएटली जो है वो स्पेस जो है तैयार की जाए, ताकि पेशेंट्स को दिक्कत ना हो। और अल्लाह का शुक्र है जो जानो माल को नुकसान इतना नहीं है। जान साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीर पंचाल की अगर बात करें, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें, कहीं ऐसे मोस्टली जो इलाके हैं काफ़ी दूर दराज के हैं, डिफरेंट टेरेन भी है, और खासकर हेल्थ सर्विसेज की अगर बात करें, किस प्रकार आपने उन आवाज़ों को उठाने का प्रयास किया है? बेहतर हेल्थ सर्विसेज की अगर बात करें, किस प्रकार वहाँ एक बेहतर नेटवर्किंग हो सके ताकि समय पर इलाज मिल सके? देखिए, सबसे मैं जो समझता हूँ ज़रूरी कदम है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की ग्रांट्स चल रही हैं, उसमें जो हमने मेन जो मैं जो अपनी तरफ से रिक्वेस्ट उनको करूँगा, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमें अपने डॉक्टर्स की सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स की सैलरी बहुत कम है। अब 50-60 हज़ार या 70 हज़ार के लिए एक डॉक्टर फार फ्लंग पहाड़ी इलाके में वो जाएगा, क्या खाएगा, आने जाने का उसका खर्चा, फिर रहने का खर्चा। तो मैं समझता हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको जहाँ 4-4 लाख, 5-5 लाख, 2-2 लाख मिल रही है, तो यही वजह है कि हमारे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, खास करके पिछले 10 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया जा रहा है। एम्स बनाया, राजौरी में बनाया, जम्मू में हम बना रहे हैं, पुंछ के अंदर बना रहे हैं, रिमोट एरियाज़ में कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर है नहीं। ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। तो जो डॉक्टर्स नहीं है उसकी वजूहत ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी, जो मुझे लगता है उनको भी अपनी प्लानिंग में तब्दीली लानी पड़ेगी। अगर आप हज़ारों करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, तो डॉक्टरों की तनख्वाह बढ़ाइए, ताकि हमारे लोगों का फ्लड हो, डॉक्टर्स का फ्लड हो हमारे हॉस्पिटल की तरफ, और वो डॉक्टर्स हमारे वहाँ पे आए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में भी अभी भी डॉक्टर्स की शॉर्टेज, मंडी के अंदर डॉक्टर की शॉर्टेज, और तमाम की तमाम पीएचसी, वो सावजियाँ की हो, लोरन की हो, अड़ाई हो, मंगनाड़ हो, पुंछ हो, जुलास हो, अपना नंगाली साईं बाबा ब्लॉक हो, या दिगवार तेड़वा, ये मैंने आपको वो एरिया दिखाया, ये सारे बॉर्डर से सटे हुए एरिया हैं, लेकिन डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। मुश्किल से कहीं कहीं एक डॉक्टर है, वो भी एक डॉक्टर कहाँ से 24 घंटे काम करेगा। तो हमें ज़रूरत है, इसकी सैलरीज पहले इन्हांस होनी चाहिए, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सैलरीज इन्हांस हों, ताकि डॉक्टर्स हमारे ग्राउंड पे पहुँचे। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा? आप एम्स यहाँ देख लीजिए, एम्स में वहाँ लीजिए, डॉक्टर ही नहीं है वहाँ पे। तो गवर्नमेंट की प्लानिंग जो है वो खाली पैसा खर्चने पे है, लोगों को फ़ायदा देने वाली नहीं है। मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैं इंशाल्लाह जल्दी जो है मैं एक चिट्ठी भी लिखूंगा
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के और जो हमारे यूनियन के हेल्थ मिनिस्टर, उनको भी एक चिट्ठी लिखूंगा कि डॉक्टर्स की सैलरी आप बढ़ाइए। नए जो यंग डॉक्टर्स आते हैं उनकी सैलरी कुछ नहीं है। आप 4th क्लास एम्प्लॉय की सैलरी देखिए, उनसे ज़्यादा है। आप कांस्टेबल की या मैं कहता हूँ नॉर्मल एक आदमी जो मतलब छोटा सा एक पीएम कहीं पे लगता है, उसकी और डॉक्टर की सैलरी बराबर। और कई जगह तो जो सीनियर हैं वहाँ पे उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। आज अगर आप डिपार्टमेंट्स में देख लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर ले लीजिए, उसमें तनख्वाहें देखिए कहाँ है, तूफान की तनख्वाहें हैं। लेकिन जो डॉक्टर हमारे, जो अपनी पीछे कोविड आया, और कोविड में अगर हिंदुस्तान को बचाया तो हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने बचाया। और उन्होंने अपने विचारों ने अपनी जानें, और बहुत से डॉक्टरों की जानें गई, बहुत से डॉक्टर मारे गए, तो उनके हमने उनके लिए क्या किया। और डॉक्टर्स के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी होनी चाहिए कि अगर कोई डॉक्टर कहीं पे तैनात है, फार फ्लंग एरिया में तैनात है, और अगर खुदा ना करे उसको कुछ हो जाए, तो उसके घर वालों को कम से कम 50-60 लाख रुपया गवर्नमेंट की तरफ से इमीडिएटली मिलना चाहिए, तभी तो जाके ये लोग काम करेंगे। तो ये मेरी ये सजेशन है, मैंने रखी है, और मुझे उम्मीद है ये होगी। और हमारे जो रिमोट एरियाज में है, और ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने भी रिक्वेस्ट किया है कि हम पुंछ रजौरी में डॉक्टर्स जो है आपको तमाम हर जगह देंगे। जान साहब, कल ऑनरेबल मिनिस्टर सतीश जी के ने भी अपना रिप्लाई दिया है, खासकर अगर स्पोर्ट्स की अगर बात करें। जम्मू कश्मीर में लगातार हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, ना केवल टेररिज्म बल्कि नार्को टेररिज्म को भी प्रमोट कर रहा है, जो क्योंकि एक युवा हमारी यूटी है और आबादी का बेशतर हिस्सा यूथ है, और कहीं ना कहीं उनको नशे के दलदल में धकेलने का प्रयास हमारा पड़ोसी मुल्क कर रहा है। स्पोर्ट्स के माध्यम से क्या ऐसे इनकामात होने चाहिए कि ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ावा हो सके, युवाओं को उस तरफ लाया जा सके, और खासकर नेचुरल टैलेंट काफ़ी है। अगर बात करें पीर पंचाल के क्षेत्र की, अगर बात करें युवाओं में बहुत टैलेंट है, किस प्रकार उसको बेहतर तरीके से तराशा जा सके? देखिए, जो ये ड्रग्स का मसला है, ये बहुत ही एक डेंजरस मसला है हमारी रियासत के लिए और हमारे मुल्क के लिए। पिछले 10 साल की अगर कारकर्दगी गिनूं, तो जो ये हमारी बीजेपी की सरकार रही, उसमें पुलिस ने और तो कुछ नहीं किया, मगर मुझे ये समझ नहीं आया ये ड्रग्स क्यों इतनी बढ़ गई। क्योंकि इन्होंने कहा 370 हटेगा, और उसके बाद रियासत को यूटी बनाया कि यहाँ पे हालात ठीक होंगे। हालात ये ठीक हुए कि आज मैं ये कहूँगा हर एरिया में यूथ जो है इस तरफ जा रहा है। हमें ज़रूरत है हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक डी एडिक्शन सेंटर जो है हमारा वहाँ खुले, और उसके बाद प्रॉपर जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से मदद होनी चाहिए। मैंने अभी पुंछ में हमारे एक स्कूल ने ये प्रोग्राम किया, तो मैं वहाँ पे उनसे बड़ा मुतमीन हुआ, बच्चों ने इतना किया, मगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं उनको। तो ये बड़ी एक अफसोस की बात है। करोड़ों रुपए गवर्नमेंट खर्च रही है, लेकिन जो स्कूल कॉलेजेस इस चीज़ में आगे आ रहे हैं, काम करना चाहते हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ड्रग्स के लिए सबसे ज़रूरी है पुलिस में एक हमें चेक लगाना पड़ेगा, और जिन इलाकों में ये कुछ हो रहा है वहाँ के ऑफिसरों को भी अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा कि क्या वजूहत है, क्यों ये इतने मास लेवल पे हो रहा है, क्यों सख्ती नहीं हो रही है, और सेलेक्टिव जो है वो सख्ती हो रही है। अगर एक कहीं पे पकड़ा जाता है, कहीं एक जगह पकड़ा जाता है, उसमें देखा जाए कि ये बेस कहाँ से रहा है, हमें उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और डी एडिक्शन सेंटर जो हमें बनाने की ज़रूरत है। आपके मीडिया के हवाले से भी मैं अपने नौजवान बच्चों को, साथियों को कहना चाहूँगा कि ड्रग्स हमारा फ्यूचर नहीं है। ये आपको टेम्परेली आपको एक रिलीफ देता है, लेकिन इससे आपका फ्यूचर बनने वाला नहीं है। आपके माँ बाप जिन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, आपके लिए अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई लगा दी, उनका क्या होगा, उनका आने वाला। और इसका एक नतीजा ये भी है, क्योंकि पिछले 10 साल से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी तो नहीं मिली, कोई काम करने की सिर्फ दबाने की एक जो है वो की गई है। जो फार्मर है उसको दबाया गया, जो एम्प्लॉय है उसको दबाया गया, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको दबाया गया, और जो बच्चे खुद सेल्फ काम करना चाहते थे, आप देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप होता था इंजीनियर्स का, तो वो काम करते थे बच्चे, वो हमारे बच्चे काम करते थे, चलते उसको भी बंद कर दिया गया। आखिर एक पढ़ा लिखा नौजवान जाए तो जाए कहाँ। जिनको ये मंजूर था, ये जो मैं कहूँगा जो पिछला जो दौर यहाँ पे चला कि दिल्ली यूपी वहाँ के ठेकेदार यहाँ पे आके काम करें, ना कि हमारे जो लोकल बच्चे जो इंजीनियर हैं, 10-10 लड़कों बच्चों ने मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया था, वो यहाँ पे काम करते थे हमारी डेवलपमेंट, और वो काम बेटर काम होता था।
तो ये मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों के लिए मैं सोचना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में हमारी जो सरकार है ये काम करेगी, लोगों को फायदा। स्पोर्ट्स का एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है युवाओं की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। अब स्पोर्ट्स में आपको क्या बताऊं, मैंने एक सवाल लगाया था, आज ही मेरा सवाल आया, तो मैंने जो सवाल पूछा तो डिपार्टमेंट ने वो जवाब ही नहीं दिया, तो मैंने वो पूरा जवाब सतीश जी को जाके दे दिया। मैंने कहा जनाब ये जवाब आया है, तो उन्होंने भी ये कहा कि गलत जवाब आया। उन्होंने दोबारा वो भेजा है सेक्रेटरी साहब के पास कि इसका एग्जैक्ट आप देखिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 तहसीलें हैं, मंडी और पुंछ। पुंछ तहसील की उन्होंने बात की, मंडी तहसील का जिक्र ही नहीं है, जबकि मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी पे पूछा था और वहाँ पे अच्छी खासी एक पॉपुलेशन है। और पुंछ के अंदर भी उन्होंने वो काम बताए, मैंने लिख के भेजा, जो काम उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में 2009 से 2014 के बीच में वो वाले काम उन्होंने बताए। तो मैंने वहाँ पे जो ऑफिसर थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा जनाब शेख साहब के वक्त के भी लिख देने थे कि शेख साहब ने जो काम किए हैं। तो कोई उससे ये एक चीज़ मुझे लगा कि शायद 10 सालों में इन्होंने कोई काम ही नहीं किया, और जितने काम हैं वहाँ कामों की कोई डिटेल नहीं लिखी है, कहाँ पे काम मिला, किसको मिला, कैसे मिला, सिर्फ लिखा है ये काम कंप्लीटेड, और 90% काम ये बता रहे हैं जो 70% कंप्लीट है। तो आप देखिए आज 18 तारीख है, तो दिन कितने रह गए हैं? 13 दिन रह गए हैं इस फाइनेंशियल ईयर को क्लोज को। तो जो 70% कंप्लीशन का जहाँ यहाँ आज बता रहे हैं, कई जगह 60% बता रहे हैं, वो काम तो कंप्लीट ही नहीं होंगे। और जो एजेंसियों को वहाँ पे लगाया, और मैं एक बात आपको यहाँ पे दब ऐसे कहता हूँ, जितने के जितनी ये जो खास करके इंजीनियरिंग विंग है हमारी रियासत का, इन सब को अकाउंटेबल बनाना चाहिए, और 2-4 को ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि वो ज़िंदगी भर याद रखे। जितने काम है एक टेंडर करने में, हमारी गवर्नमेंट बनी हुई आज हमें 4 महीने हो गए, और जो 5 महीने पहले काम अप्रूव होके आए हैं, आप यकीन करेंगे अभी तक टेंडर नहीं उनका हुआ। अब ये वेट कर रहे हैं 31 को लिखेंगे जनाब फंड्स लैप्स, तो टेंडर ही नहीं कर पा रहे हैं। ये एक दूसरे पे डालता है, दूसरा तीसरे पे डालता है, वो उस पर डालता है, टेंडर ये कर नहीं पाए। और मैं आपको ये श्योर करता हूँ, और मैं आपके मीडिया के हवाले से श्योर करता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो इंजीनियर विंग या जो मुलाजम, वो डायरेक्टर लेवल पे हो या नीचे हो, अगर जिसकी वजह से भी काम सफ़र हुआ, मैं उसको अकाउंटेबल बनाऊंगा। ये मेरा वादा रहा। मुझे खुद अगर उसके लिए किसी एजेंसी के पास, मैं तो कहता हूँ NIA को देना चाहिए ये केस। असली जो इस मुल्क का जो ये तबाही कर रहे हैं वो ये ऑफिसर हजरात करते हैं, जो काम नहीं टाइम पे करते हैं। इनका केस NIA और CBI को देना चाहिए। जनरल साहब मैं वहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर और होम के पास है, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड गवर्नमेंट के पास है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं डिलीवर कर पा रही? डिलीवर की बात नहीं, अभी हमें आए हुए 4 महीने हुए हैं, और ये जितने काम हैं ये पहले से प्रोजेक्ट किए हैं। इन कामों को जैसे आज ये बजट यहाँ पे अप्रूव होगा, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए अप्रैल मई के अंदर अंदर 2 महीने के अंदर टेंडर हो जाए, ताकि आने वाले 10 महीनों में वो काम हो सके। आप सोचिए जो पिछले साल के काम है, इस वक्त मार्च में जाके भी उसका टेंडर नहीं हो पा रहे हैं, तो कौन इसके लिए अकाउंटेबल है? ऑफिसर बैठे हैं, अपनी मस्त तनख्वाहें ले रहे हैं, अपनी काम कर नहीं रहे हैं। हमने एक लिस्ट बनाई है, मैं नहीं कहूँगा 100%, हमने 100% मैंने कोशिश की, लेकिन 40-45% उसमें भी मैं कामयाब हुआ हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम था, मैं 2-3 महीने मिले। नेक्स्ट ईयर में तो मैं खुद देखूंगा, लेकिन जो इस साल जिन्होंने डिले किया है, ये मेरा पुंछ की आवाम से वादा है, उन ऑफिसर्स के हम छोड़ने वाले नहीं हैं जिन्होंने हमारी रियासत का नुकसान किया और हमारे पैसे का नुकसान किया। घर बैठे हुए सोए हुए, पोस्टिंग लेनी होती है तो ये कहते हैं हमें जनाब सबसे बेस्ट पोस्टिंग चाहिए, और जब काम करना हो तो ये कहते हैं जनाब सबसे नालायक वाला काम हम करेंगे। तो ये मेरी, मैं ये नहीं कहूँगा सारे इंजीनियर्स सभी नहीं हैं, मैं कह रहा हूँ 100 में 4% होंगे ऐसे, लेकिन तालाब में और एक सेब की पेटी में एक सेब खराब डाल दो तो वो 1 महीने के अंदर अंदर सारा पेटी खराब हो जाती है। ऐसे ही ये जो 100 में से जो 2% लोग हैं जिन्होंने ये खराबा किया है, उनको अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के मैंने नोटिस में बात लाई है, उन्होंने मुझे कहा है ठीक है आप डिटेल सबमिट करिए, विल सी कि कैसे इसको करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में बहुत बेहतरीन काम होगा। और जम्मू कश्मीर जो है अब 10 साल का खराबा तो एक दिन में ठीक होगा नहीं, टाइम थोड़ा लगेगा, और इंशाल्लाह इसको हम बहुत बढ़िया करेंगे। चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज भी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, PHA वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल भी शाम को ट्राइबल यूथ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। कुलगांव में जो इंसिडेंट हुआ किस नज़र से देखते हैं? देखिए ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं
ये देखो, जमहूरी हक है हर इंसान का। तो जम्मू के अंदर जो पुलिस की कार्रवाई इन पे की गई, मैं उसको कंडेम्ड करता हूँ। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, अगर हम कहीं गलती करते हैं तो हमें, हमारे लोगों को पूरा हक है उसके बारे में बात करने के लिए। और जहाँ तक डेली वेजेस, नीड बेसिस और इन लोगों का जो मसला है, उसके लिए गवर्नमेंट पाबंद है। मैंने आपको बताया 10 साल की गैप, बहुत बड़ा गैप होता है जिसमें बहुत बड़ी तबाही हुई है। फिर फूड सिक्योरिटी बिल देखिए आप, फूड सिक्योरिटी बिल 2012 में आया, हमारी हुकूमत ने उस टाइम उसको लागू नहीं किया। इसलिए लागू नहीं किया कि उससे जम्मू कश्मीर को नुकसान होता। लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार बनी, उन्होंने वो फूड सिक्योरिटी बिल लागू किया और जम्मू कश्मीर से एपीएल का राशन जो है कट गया। इसी तरीके से बहुत से मसले हैं, उनको हमने करना है। और हमारे यूथ को, हमारे लोगों को, हमारे डेली वेजर्स, नीड बेसिस, एनवाईसी, एजुकेशन में, हेल्थ में, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट के नौजवानों को मैं कहूँगा थोड़ा सा आप वक्त दीजिए। जहाँ आपने 10 साल इतना बर्दाश्त किया, थोड़ा सा वक्त हमें दीजिए, इंशाल्लाह सब मसले जो हैं वो दूर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर नेता एजाज जान, लॉ मेकर एंड एमएलए, जिन्होंने कहा कि समय थोड़ा हमें दीजिए और जो प्रॉमिसेस किए हैं उनको पूरी तरह डिलीवर किया जाएगा।